नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ श्री PDT आचार्य फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के एक आर्टिकल की जो द हिंदू अखबार में छपा है हाल के दिनों में। और उस का हेडलाइन है, टाइटल है अ लॉ दैट हैज़ लॉस्ट इट्स वे। और ये कहा किसके लिए गया है? तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। देश की जनता अब इनकम टैक्स और CBI की कम चर्चा करती है और ED की ज़्यादा चर्चा करती है। इसी पर श्री PDT आचार्य साहब ने बहुत ही विस्तृत आर्टिकल लिखा है जो 12 अप्रैल को छपा भी है हिंदू में। मैंने बारीकी से इसका अध्ययन किया, बहुत कुछ तो इसमें नहीं लिख सकता, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं मैंने इस वीडियो में इसको इंक्लूड किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये यूनाइटेड नेशंस के प्रस्ताव के आलोक में पूरी दुनिया में इस पर विभिन्न तरह के कानून बने हैं। ये 1988 में प्रस्ताव पारित हुआ था और बाद में और ये हुआ था क्यों पारित? तो ड्रग स्मगलिंग के कारण पूरी दुनिया परेशान थी उस वक्त, और इसके कारण जो अवैध मनी थी उसका फ्लो बढ़ रहा था जो पूरी दुनिया के इकोनॉमी को प्रभावित करने जा रही थी। और इसीलिए इसको रोकने के लिए ही विभिन्न चरणों को पार करते हुए कई सरकारें आई गईं और अंत में बहुत विचार विमर्श के बाद 2002 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना जो प्रभाव में आया है 2005 ईस्वी में। उन्होंने लिखा है अपने आर्टिकल में कि हाउएवर द PMLA ऑफ इंडिया एक्वायर्ड ए डिफरेंट कैरेक्टर थ्रू अमेंडमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। इन्होंने यह भी कहा आगे कि ए वेरी डिस्टर्बिंग थिंग अबाउट द PMLA इज दैट एन एक्यूज्ड अंडर दिस लॉ is presumed to be guilty until proved innocent। ये जो हो गया है इसमें, चूँकि ये संशोधन जो हुआ है PMLA एक्ट में जो सेक्शन 45 है, ये 2019 में संशोधन हुआ है। चूँकि इसके पहले एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था जिसमें इसको उलट दिया गया था, फिर भारत सरकार ने इसमें संशोधन करके फिर इसको बहाल कर दिया था। ये एक्चुअली ये जो हुआ है ये निश्चित तौर पर इनके अनुसार, इनके आर्टिकल के अनुसार कि ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एंग्लो सैक्सन जूरिस्प्रूडेंस इज दैट अ पर्सन इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हर चीज़ में ये रहता है कि जब तक वो दोषी नहीं पाया जाता है तब तक वो निर्दोष ही माना जाएगा जो भी जिन पर केस होता है। लेकिन यहाँ पर बेल प्रोविज़न अब इतना कठिन हो गया है कि अभी भी जो हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो श्री अरविंद केजरीवाल साहब का मामला हो, श्री हेमंत सोरेन साहब का मामला हो, श्री मनीष सिसोदिया साहब का मामला हो, या अन्य लोग हैं जिनको बेल जो नहीं मिलता है, लोगों को होता है कि आखिर कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रहा है। तो इसमें यह है कि कोर्ट जो बेल देगा तो पहले उस कोर्ट को प्रिज्यूम करना, या तो ED का जो से संबंधित जो ये ED जो है वो अगर बेल का विरोध नहीं करेगी तभी कोर्ट देगा बेल, चाहे नीचे से ऊपर जो भी स्थिति हो ऊपर तक के कोर्ट की। या कोर्ट को प्रिज्यूम करना होगा कि इसमें इस व्यक्ति की संलिप्तता नहीं है और आगे भी संलिप्त होने की संभावना नहीं है। ये बहुत कठिन बात है क्योंकि कोई भी कोर्ट इस तरह का प्रिजम्पशन नहीं ले सकता है और इसीलिए बेल मिलना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। मैं कई चैनलों पर जब डिबेट को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं वो बड़ी जोर से कहते हैं कि अगर वो कोर्ट में गए तो आखिर क्यों ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनको बेल क्यों नहीं मिल रहा। उन प्रवक्ताओं को निश्चित तौर पर जो PMLA के सेक्शन हैं जो बेल से संबंधित हैं
उनको 2019 के अमेंडमेंट के बाद जो सिचुएशन है उसको पढ़ना चाहिए। आखिर ये सारे केसेस जो 95% सिर्फ विपक्षी दलों के राजनेताओं पर हैं, मैं इसमें नहीं जानना चाहता कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। सत्तारूढ़ दल में सभी ऐसे हैं जिन पर करप्शन का कोई मामला कभी बन ही नहीं सकता है, और विपक्ष में 95% केसेस बनेंगे। ये सब पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बीजेपी को उन प्रवक्ताओं से ज़रूर अनुरोध करूंगा कि ये बात बार बार नहीं कही जानी चाहिए, क्योंकि इसका बेल का कंडीशन इतना कठिन है कि कोई भी कोर्ट अपने से, जब तक कि अभी जैसे श्री संजय सिंह को जमानत मिली, चूँकि ईडी ने जमानत देने का विरोध नहीं किया, इसलिए कोर्ट ने उनको बेल दे दिया। इसके पहले श्री जो महाराष्ट्र के नेता हैं श्री संजय जी, उनको बेल मिला है। ऐसे और भी कुछ लोग हो सकते हैं। तो अब आगे इसमें जो आर्टिकल में श्री आचार्य साहब ने लिखा कि द बेल प्रोविजन ऑफ पीएमएलए सेक्शन 45 इज इन्वेस्टेड विथ ए लॉट ऑफ पोटेंशियल सिग्निफिकेंस इन प्रेजेंट डे इंडिया. It was held unconstitutional by a two-judge bench of the Supreme Court of India in निकेश ताराचंद शाह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में as violating आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। इसके बाद पार्लियामेंट में 2019 में इसमें संशोधन कर दिया गया और फिर इस प्रोविज़न को रिस्टोर कर दिया गया, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेज बेंच, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे श्री A.M. खानविलकर साहब, उसने अपहेल्ड कर दिया। और इसी के कारण अब PMLA एक्ट से जो लोगों में डर है, भय है, ये पैदा हो गया है। और जो खासकर विपक्षी दल हैं, जो हम लोग आज देख रहे हैं अफरा तफरी, कि जिनको थोड़ा सा भी ये भय हो रहा है कि हमको ईडी पकड़ सकती है, वो तुरंत अपने दल को विपक्षी दल से जाकर और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। और अभी जो 25 राजनेताओं का मामला इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में छपा, उसमें 3 के तो मामले समाप्त हो गए और जो रेस्ट मामले हैं उन्हें भी अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। आगे उन्होंने इस बात की भी चर्चा की है कि 1978 में एक डिसीजन हुआ था जस्टिस V.R. कृष्ण अय्यर साहब का कि पर्सनल लिबर्टी डिप्राइव्ड व्हेन बेल इज रिफ्यूज्ड, और सेक्शन 45 जो है PMLA का सेज दैट ए जज कैन गिव बेल ओनली व्हेन ही इज सेटिस्फाइड दैट द एक्यूज्ड इज इनोसेंट। तो यह कहिए कि जो कृष्ण अय्यर साहब ने 1978 में फैसला दिया था, ये और जो A.M. खानविलकर साहब ने जो अपहेल्ड किया अमेंडमेंट के बाद PMLA एक्ट के उस सेक्शन को, दोनों दो धुरी पर। मैं समझता हूँ कि आने वाले कल में अभी भी शायद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फिर कोई रिव्यू पिटिशन है PMLA पर। मैं समझता हूँ कि आने वाले कल में चाहे कोई भी केंद्र सरकार हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, इस PMLA एक्ट में हो सकता है कि देर सवेर कुछ न कुछ परिवर्तन की गुंजाइश अभी भी बनती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।